दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ सोर्सेस ऑफ लॉ डिस्कस करूंगा और इस चैप्टर में हम मेनली डिस्कस करेंगे कस्टम्स के बारे में। कस्टम क्या है? वो रीति रिवाज जो हम लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं। कस्टम को हम दो पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते हैं। वो रीति रिवाज जो लीगल सिस्टम के साथ इंटरफेयर करेंगे, ठीक है, और वो रीति रिवाज जिनका लॉ के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो सभी कस्टम्स लॉ नहीं होते, वो कस्टम्स लॉ होते हैं जो हमारे लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम के साथ इंटरफेयर करें। आइए हम इन कस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। आपके सामने ये नोट्स हैं, स्क्रीन पे आप इसे नोट कर सकते हैं पॉज करके। फॉर अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लॉ इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सोर्सेज ऑफ लॉ। अगर आप लॉ के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको ये चाहिए कि आप सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में भी आप पता करें कि लॉ आता कहाँ से है। सोर्स के बारे में क्या जानते हैं आप? सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है? जैसे गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। सोर्स मतलब उद्गम स्थल। हर वस्तु का, हर चीज़ का एक सोर्स होता है जहाँ से जहाँ से उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। यमुनोत्री, यमुना, यमुना, यमुनोत्री इज़ द सोर्स ऑफ यमुना, राइट। तो हर चीज़ का, हर एनर्जी का, हर पावर का, हर तरह के प्रकाश का एक ना एक सोर्स है। तो लॉ कहाँ से आया? लॉ का क्या सोर्स है? तो लॉ के कई सोर्स मैंने आपको बताया कि लॉ लेजिस्लेशन, सरकार कानून बनाती है। हमारी जुडिशरी जब क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करती है तो वो कानून बनाती है। जुडिशरी जो क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करे, जिन्हें हम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स भी कहते हैं, तो वो एक सोर्स ऑफ लॉ है। और हमारे समाज के रीति रिवाज, कस्टम्स, वो भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। इन्हें अनरिटन लॉ कहा जाता है। जो लॉ जिसे एक्सेप्ट कर ले वो लॉन्ग प्रैक्टिसेस, लॉ जिसे, उन रूल्स को, उन नियमों को लॉ जिसे एक्सेप्ट कर ले, जिसके साथ लीगल फोर्स जुड़ जाए, तो उसे हम कहते हैं कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। On inquiry into the nature of law, it has been clear that the law didn't emerge from one single source, either from the will of the sovereign only or from the tradition and usages of the communities. However, before we study the various kinds of the sources of law, it would be useful to define the term source itself. Its literal meaning is rising from the ground or beginning of a stream of water or spring. The expression source of law therefore means the fact where the rules of human conduct come into existence, drive legal force of binding character. As such, the source of law is the name for an historical fact out of which rules of human conduct originate and acquire obligatory character. Since the origin, growth and basis of the law has been different in different stages of social development, so the jurists have emphasized one source to exclusion of the other. Some have observed that the sources of law is the society itself, while others have insisted on the will of the sovereign as the exclusive basis of law. अब कुछ jurists ये मानते हैं कि जो लॉ का मेन सोर्स है वो लेजिस्लेचर है, और कुछ jurists ये मानते हैं नहीं, लॉ का जो मेन सोर्स है वो कस्टम है। According to the former view, the origin of the law is spontaneous, growing upward independent of the sovereign, ठीक है, while the later view, the source of law is omnipotent authority of the sovereign, apart and above the society. Obviously, such emphasis leads one to understand not only the nature of law but its validity also. हमें इस बहस को क्यों पढ़ना है? ताकि हम अच्छे से समझ पाएं कि लॉ एक्चुअली कैसे बनाया जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी विचारधारा सही है और कौन सी गलत है। एक्चुअली दोनों ही सही हैं। हमारा हमारा कंक्लूजन ये होना चाहिए, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ, लेकिन कुछ जूरिस्ट्स एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो एक सोर्स को अच्छा मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते। लेकिन फैक्ट ये है कि लॉ का एक सोर्स नहीं हो सकता, देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ लॉ। टू मेक थिंग्स सिंपलर, सालमन हैज़ मेड एन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ। सालमन ने क्लासिफिकेशन किया फॉर्मल एंड मटेरियल, उसको एक को फॉर्मल बोला और दूसरे को मटेरियल बोला। फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ इज फ्रॉम
from which a rule of law derives its force and validity. For example, the statutes and the judicial decisions. Statutes and the judicial decisions are the artificial source of law, and they are law because they are made by the parliament or the courts for regulation of human conduct. The material source of law is that from where the matter of law is derived. For example, custom. तो सालमेंट ने लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक को बोला फॉर्मल और दूसरे को बोला मटेरियल. फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ को वो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लॉ बोलता है क्योंकि ये बनाने पड़े. जैसे फॉर एग्जांपल लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट्स एंड द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को वो फॉर्मल लॉ बोलते हैं. और मटेरियल लॉ कौन से हैं? जो हमारी सोसाइटी के कस्टम्स हैं. Material sources of law is that from where the matter of law is derived. For example, custom, which is the product of community practices and traditions. However, all jurists agreed that there are three main sources of law. For example, custom, legislation, and judicial precedent. An effort is made herein to study custom in this chapter. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? customs की positions क्या है in the context of Indian law. In all societies, whether of the West or East, developed or underdeveloping, primitive or modern, primitive वो societies होती हैं जो existence में पहले आ जाती हैं और modern वो जो बाद में existence में आई. तो कोई भी सोसाइटी है वहाँ पे कुछ कस्टम्स, रीति रिवाज, हर जगह हर सोसाइटी की कुछ कस्टम्स होते हैं. Customs has enjoyed a respectable place in varying degree इन द रेगुलेशंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट. ठीक है, अब हर सोसाइटीज़ में कस्टम के अपने अलग अलग महत्व हैं. कई सोसाइटीज़ में कस्टम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, कईयों में उनसे कम महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कस्टम्स होते ज़रूर हैं. चाहे वो कम महत्वपूर्ण हो, चाहे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन होते ज़रूर हैं. इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द लेटेंट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस. इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द आउटवर्ड एक्सप्रेशन, यानी जो सोसाइटी के लेटेंट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, यानी हमारे जो समाज के कुछ अनलिखित रूल हैं जिन्हें रिटन नहीं लेकिन जिन्हें लिखा नहीं कहीं गया, लेकिन वो लेटेंट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हैं. हमारे समाज का जो करेक्टर है, जो सोच है, उन्हें हम कहते हैं लेटेंट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. सोशल वैल्यूज़ एंड मॉरल नॉर्म्स ऑफ ईच सोसाइटी विच इट चेरिस्ड एज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. और उस जो लेटेंट प्रिंसिपल्स हैं उन्हें, उन वैल्यूज़ को, उन मॉरल नॉर्म्स को हर सोसाइटी फंडामेंटल रूल ऑफ गवर्नेंस मानती है. विद द हिस्टोरिकल प्रोसेस एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़, द इंस्टीट्यूशन ऑफ कस्टम ऑल्सो एक्वायर ग्रेट पोटेंसी एंड केम टू बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ लॉ. इन इंग्लैंड द एंटायर इंग्लिश लॉ including the laws of merchants. In Germany, the codification of German Civil Code in 1901 is based on the German custom. In India, the Hindu and Muslim personal laws have been mostly based on customs. In ancient India, Manu declared that it is the duty of the king to decide all cases according to principles drawn from the local usages. जो भी समाज के नियम हैं, मनु के अकॉर्डिंग, मनु शास्त्र के अकॉर्डिंग जो भी समाज के नियम हैं, राजा का कर्तव्य है कि उन समाज के उन नियमों से वो न्याय करे. नारद ऑल्सो सेज कस्टम डिसाइड्स एवरीथिंग एंड ओवर रूल्स द सेक्रेड लॉ. नारद ने भी कस्टम्स को इम्पोर्टेंट रूल ऑफ जस्टिस कहा. लाइकवाइज अशस्य, वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटर्स, सेज immemorial uses of every country or province handed down from generation to generation can never be overruled on the strength of the shastras. जो वो सब नियम जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते आ रहे हैं और नए कानून बना के आप उन्हें ओवर रूल नहीं कर सकते. तो अकॉर्डिंग टू अशस्य, customs must be upheld above the rules made by the legislature. Thus, all the ancient Hindu jurists, Manu, Narad, Brihaspati, Katanya, gave to custom a high place, which even was obligatory on the authority in administration of justice. Article 25 and 26 and 28 of the Constitution indirectly guarantees the protection of such customary practices of a community, which of course are not contrary to the concept of secularism and democratic socialism.
ठीक है, तो आर्टिकल 25, 26 और 28 हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पढ़े हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल्स के थ्रू गारंटी ये प्रोवाइड कर देता है कि जो भी कस्टम्स है, रीति रिवाज है, उनकी प्रोटेक्शन दी जाएगी। हाँ, हालांकि हालांकि अगर वो सेकुलरिज्म, वो कस्टम्स सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं है तो उन कस्टम्स को प्रोटेक्शन दी जाएगी। द existing enacted Hindu law concerning marriage, succession, adoption, divorce, etc. in essence retains the customary features of old Hindu law। और आज भी हिंदू लॉ की हम बात करें तो जो भी कस्टम्स हैं, शादी के, वसीयत के, गोद लेने के, डाइवोर्स के, जो पुराने कस्टम्स हैं वो आज तक चले आ रहे हैं और मैक्सिमम बातों को हम आज भी फॉलो करते हैं जो सदियों पहले हम फॉलो करते थे। ठीक है। The contemplated movement of uniform civil code as envisaged in Article 44 of the Constitution too cannot altogether be shorn of principles, values and goals which have been cherished by the Indian people irrespective of their race or religion or language etc. तो ये बातें हमने कस्टम की इंपॉर्टेंस देखी बेटा। कस्टम का क्या मतलब है, आइए हम लास्ट में आज के इस सेशन में हम कस्टम का मीनिंग करेंगे और फिर कस्टम और लॉ को हम आपस में, कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ को हम पढ़ेंगे। कस्टम क्या है? इन संस्कृत देयर आर 3 टर्म्स, आचार, व्यवहार और सदाचार। ठीक है, संस्कृत में 3 तरह की टर्म्स यूज किए गए हैं। आचार वो रूल्स जो हमें अपने धर्म को ऑब्जर्व करने के लिए, रिलीजन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें गाइड करते हैं। व्यवहार वो है जो हमारे सोसाइटी में कंडक्ट को हमारे गवर्न करते हैं। और सदाचार मतलब वो बातें जो एक अच्छे इंसान के अंदर होनी चाहिए। द वर्ड सदाचार therefore has been used for custom, which means the custom handed down in regular succession from times immemorial among our chief castes, varna and mixed races of the country. According to sadachar or approved usage only means that it should not be contrary to dharma. According to Webster, long established practice considered as unwritten law and resulting for the authority of long consent। अगर हम कस्टम का मीनिंग डिस्कस करें, अगर हम कस्टम का मीनिंग वेबस्टर लीगल डिक्शनरी में खोजें तो हम क्या पाएंगे कि लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस। कस्टम क्या है? लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस कंसिडर्ड एज अनरिटन, जो कहीं लिखी नहीं हुई है। ठीक है, और जिन्हें हम पूरी सोसाइटी, पूरा समाज अपनी सहमति दे देता है तो वो कस्टम हो जाता है। ये कहीं नहीं लिखा कि शादी के बाद लड़की लड़के के साथ जाएगी और लड़की का सरनेम लड़के का सरनेम हो जाएगा, जो लड़की का सरनेम होगा वो लड़के के साथ, जो लड़के का सरनेम होगा वो यूज़ करेगी लड़की शादी के बाद। ये कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है और हमारा समाज इसे कंसेंट देता है, तो ये कस्टम हो गया। ठीक है। एज सच कस्टम इज नॉट टू बी अंडरस्टूड इन द सेंस ऑफ यूसेज। यहाँ कस्टम और यूसेज में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द लॉन्ग प्रैक्टिस। तो कस्टम इज ऑल्सो a practice which we are following from time immemorial and usage is also a practice which we are following since time immemorial। तो दोनों में फ़र्क क्या है? कस्टम वो रीति रिवाज जो लॉ को रिप्लेस करे एंड यूसेज वो रीति रिवाज जो लॉ के साथ इंटरफेयर ना करे। तो संस्कृत में हमने 2-3 बातें रेफर करी यहाँ पर। एक तो हमने संस्कृत में 3 तरह के नियम हमें बताए, आचार, व्यवहार और सदाचार। सदाचार वो नियम जो अच्छे इंसान में पाए जाते हैं। तो सदाचार वो कस्टम्स हैं। सदाचार मतलब वो सदाचार जो अच्छा, जो द यूसेज ऑफ वर्चुअस मैन, यानी जो एक अच्छे इंसान के अंदर, एक सभ्य, अच्छे और एक जिसे हम परफेक्ट मैन कहें, उसकी जो उसके अंदर जो गुण हैं उन्हें हम सदाचार कहेंगे और उन गुणों को हम क्या कहेंगे? कस्टम्स। वो अनरिटन है, कहीं लिखे नहीं हुए हैं, लेकिन वो हमारी सोसाइटी के रूल्स, गवर्निंग रूल्स बन जाते हैं। और फिर हमने यहाँ पर वेबस्टर्स डिक्शनरी को भी रेफर किया। तो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स डिक्शनरी, लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस कंसिडर्ड एज अनरिटन लॉ एंड रेस्टिंग फॉर अथॉरिटी ऑन लॉन्ग कंसेंट। As such, custom is not to be understood in the sense of usage, which is also based on the long practice but has not acquired binding or obligatory character।
Nor a usage can be exercised as of the right inhering in one individual and binding on the other against whom such usage is claimed. Salmon says customary law is that which is constituted by those customs which fulfill the requirement of laid down by law as the condition of their recognition as obligatory rules of conduct. Hence, legal custom can be easily distinguished from social customs. And social customs are not laws, but the legal customs are laws. तो आपने अच्छे से इसे पढ़ना है, इस डेफिनेशन को अच्छे से आपने करना है। तो आज की इस क्लास में आप तीन बातें हमने सीखी। एक तो सोर्स का मतलब क्या है, और दूसरा हमने सीखा कस्टम एंड इट्स पोजीशन इन इंडियन लॉ, और तीसरी बात हमने यहाँ सीखी कस्टम का क्या मतलब है। और आगे भी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। आप इस टॉपिक को पढ़ते रहेंगे और कोई भी डाउट है आप पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।